नमस्कार दोस्तों, राकेश चार यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर से पशु परिचर से वैकेंसी है एनिमल अटेंडेंट्स सीधी भर्ती। दोस्तों इसका विज्ञापन हुआ था दिनांक 06/10/2023 को इसका नोटिफिकेशन निकला था। दोस्तों पशु परिचर की वैकेंसी में 5281 पद हैं। गैर अनुसूचित क्षेत्र से और अनुसूचित क्षेत्र से हैं 653। टोटल दोस्तों 5934 पद हैं। दोस्तों इसका ऑनलाइन आवेदन होगा। दोस्तों हम इसकी बात करते हैं कि इसमें क्या क्या होगा। दोस्तों इसमें 21-22 टॉपिक हैं, उनको सभी को हम रिवाइज करते हैं क्या क्या होगा। दोस्तों वीडियो कंप्लीट देख लें, क्योंकि बहुत से बंदे होते हैं वो स्विप करके जल्दी करके देख लेते हैं। दोस्तों कंप्लीट वीडियो तभी हमको समझ में आएगा, अन्यथा हमें कोई समझ में नहीं आएगा। दोस्तों हम चलते हैं हमारी वीडियो की ओर। दोस्तों फॉर्म का एप्लीकेशन होगा ऑनलाइन, और दोस्तों इसमें हम गलत भर देंगे तो दोस्तों हमारे को कोई एंट्री नहीं मिलेगी। दोस्तों इसमें दे रखा है लास्ट वाली लाइन में, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदन की होगी, गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन के सुधार हेतु पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा। और दोस्तों इसके अंदर फिर इसके सेकंड है, आरक्षण की स्थिति में नियुक्ति राज्य सरकार निर्देश के नवीनतम नियमों के अधीनस्थ परिवर्तन करेगी। दोस्तों राज्य सरकार अपने निर्देशों के अनुसार कैसे भी कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन होगा दोस्तों इसमें जन स्वास्थ्य केंद्र, जन सुविधा केंद्र से भरे जाएंगे दोस्तों ऑनलाइन ई मित्र से। दोस्तों फिर हम चलते हैं हमारे आगे की ओर। ऑनलाइन आवेदन होंगे दोस्तों, इसके अंदर SSO ID में लॉगिन कराना होगा। सिटीजन G2C रिक्वायरमेंट पोर्टल पर चयन करना होगा, फिर अप्लाई पर क्लिक करना होगा। दोस्तों इसमें हर कैटेगरी की दे रखी है दोस्तों, UR EWS OBC NCL MBC NC SC ST SHA कैटेगरी दिव्यांग के गृह राज्यों में दर्ज शुल्क का भुगतान करना होगा। दोस्तों इसमें शुल्क भी लगा हुआ है। तो दोस्तों हम चलते हैं दूसरे ऑप्शन की ओर। अभ्यर्थी एक बार पंजीकरण जमा शुल्क कराने के अन्य किसी पोर्टल अथवा सुविधा का उपयोग नहीं कर सकते। दोस्तों एक बारी इसका पंजीकरण होगा, और आवेदन की अंतिम तिथि से पहले उसका ऑनलाइन करवा देना है। दोस्तों चौथा ऑप्शन है, आवेदन अपने स्वयं के ही मोबाइल नंबर ईमेल ID दर्ज करें और इसे बदले नहीं। महत्वपूर्ण सूचना आवेदन के दर्ज मोबाइल नंबर एवं ईमेल पर भेज जाएगी। फिर दोस्तों इसके एप्लीकेशन ID अंकित प्राप्त नहीं हुआ तो इसका अर्थ है कि आपका आवेदन स्वीकार नहीं हुआ। दोस्तों अगर हम एप्लीकेशन ID क्रमांक हमें नहीं प्राप्त हुआ तो दोस्तों हमारा फॉर्म आवेदन या फॉर्म हमारा भरा नहीं गया। अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन करना न। दोस्तों जो हमें तारीख दी गई है उससे एक दिन पहले हमें ऑनलाइन आवेदन कंप्लीट करना है। दोस्तों हम चलते हैं सातवें की। अगर आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो रिक्वायरमेंट पोर्टल पर दिए गए नंबर पर हेल्प डेस्क पर आप सहायता ले सकते हैं। दोस्तों ऑनलाइन आवेदन में गलत सूचना देने या छुपाने अभ्यर्थी को नियमानुसार कार्रवाई से स्वतंत्र होगा। फिर दोस्तों इसके अंदर है 9वीं, RSSB राजस्थान गवर्नमेंट इन के माध्यम से प्रकाशित सूचित किया जाता है कि इस भर्ती में संबंध में समस्त अधिकृत जानकारी के लिए वेबसाइट पर निरंतर देखते रहिए। दोस्तों इसकी अगर हमें ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हम वेबसाइट पर देखते रहेंगे। दोस्तों एक बार पंजीकरण शुल्क कार्मिक विभाग की पात्रता 19/4/2023 SSO ID द्वारा एक बार लॉगिन करने पर एक बार पंजीकरण। दोस्तों एक वन टाइम ऑप्शन दे दिया है, एक बार हमें चालान करा दिया, शायद उसके बाद में हमें चालान की देने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों इसमें अन्य पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग को 600 रुपये हैं। फिर दोस्तों राजस्थान में नॉन क्रिमिनल श्रेणी में जो पिछड़ा वर्ग अन्य अति पिछड़ा वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जनजाति, अनुसूचित जनजाति अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति में जो भी आते हैं उनको 400 रुपये। दिव्यांगजन के लिए 400 रुपये। राजस्थान के विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जनजाति अनुसूचित पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थी को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी माना जाएगा। ऐसे में आवेदन के सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित शुल्क पंजीकरण एक बार पूर्व में एक बार पंजीकरण शुल्क RTO में जमा करवा चुके दोबारा नहीं दे शुल्क। अब दोस्तों हम इसकी बात करते हैं कि कौन से क्षेत्र से कैसे वैकेंसी आई है। दोस्तों
अब दोस्तों ये हैं कुल पद। सामान्य वर्ग से दोस्तों सामान्य में आई हैं जो पुरुष है 1334, महिलाओं में आई है 381, विधवा में 152 और परिवक्ता में 38। फिर दोस्तों अनुसूची 168, 67 विधवा और परिवक्ता के लिए 16। अनुसूचित में 440, 126 महिलाओं के लिए, विधवाओं के लिए 56 और परिवक्ता के लिए 12। अन्य पिछड़ा वर्ग में दोस्तों 769, महिलाओं के लिए 222 और विधवाओं के लिए 88 और प्रयोक्ताओं के लिए 21। अति पिछड़ा वर्ग में 185, महिलाओं के लिए 52, विधवाओं के लिए 21, प्रयोक्ताओं के लिए 5। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 369, 106, 24, 10 और दोस्तों 12 जिले के शहरिया जनजाति के लिए 17, 5, 1 और प्रयोक्ता के लिए कोई नहीं। दोस्तों क्षैतिज आरक्षण विशेष जो योग्य जन है उनके लिए अलग है, खिलाड़ियों के लिए, भूतपूर्व सैनिक के लिए अलग है दोस्तों। ये दोस्तों हमारे लिए कोई कैटेगरी का नहीं है। जो भूतपूर्व सैनिक है, विशेष योग्य जन है, उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, उनके लिए है। अनुसूचित जनजाति में दोस्तों सामान्य में 230, विधवाओं महिलाओं के लिए सामान्य महिलाओं के 66, विधवाओं के लिए 26 और परिवक्ताओं के लिए 6। सामान्य अनुसूचित जनजाति में सामान्य के लिए 23, सामान्य महिलाओं के लिए 7, विधवाओं के लिए 2। अनुसूचित जनजाति में सामान्य 206, सामान्य महिला 59, विधवाओं के लिए 23, परिवक्ता के लिए 5। क्षैतिज आरक्षण दोस्तों ये आरक्षण जिसने विशेष योग्यताएँ हैं उसके लिए है दोस्तों, विशेष योग्यजन और उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए अलग 13 पोस्ट हैं और बल्कि जनरल के 41 हैं, SC/ST के हैं दोनों इसमें। अब दोस्तों हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट बिंदु पर। दोस्तों इसमें तो हमारे लिए कोई काम वाला कोई ऑप्शन नहीं है। राजस्थान कार्मिक कमजोर आर्थिक पात्रता उपलब्ध नहीं है दोस्तों, इसमें ऐसा कोई मतलब नहीं है, ये तो हम देख लिए। अब दोस्तों उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए उत्कृष्ट आरक्षण के राज्य सरकार के लिए F.5 कोष्ठक 31 DPO -A-11 क्रॉस एट दिनांक 21/11/2019 के अनुसार रिक्त श्रेणी के 2% दिया जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों इसमें किस किस को क्या क्या मतलब वो हो गया। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए श्रेणी क्रम दे रखा है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, एशियन ओलंपिक गेम ग्रीष्मकालीन एशियन गेम, दक्षिणी एशियन ओलंपिक, दक्षिणी एशियन सामान्य सेफ गेम्स रूप के जाने जाते हैं, राष्ट्रमंडल खेल परिसंघ, राष्ट्रमंडल गेम्स, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से संबंध, अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसंघ, विश्व कप, विश्व चैंपियनशिप, एशियाई खेल परिषद के संबंध, एशियन खेल परिसंघ, एशियन चैंपियन, अंतर्राष्ट्रीय स्कूल खेल परिसंघ, अंतर्राष्ट्रीय स्कूल गेम्स चैंपियनशिप, एशियन खेल स्कूल परिसंघ, एशियन स्कूल गेम्स चैंपियनशिप। दोस्तों मतलब 8 टॉपिक में दे रखा है, स्कूल में दे रखा है और स्कूल के गेम से दे रखा है और बाहर के दे रखे हैं दोस्तों। या दोस्तों 5-6 और दे रखा है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के लिए, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के लिए भी होता है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा होते हैं, ऑल इंडिया में फेडरेशन गेम के खेल कूद में होते हैं, इंडियन एसोसिएशन ओलंपिक पैरा ओलंपिक के कमेटी के इंडियन में होता है। अब तो दोस्तों दिव्यांगजन आते हैं, इसके प्रमाण पत्र आवेदन के अंतिम तिथि को पूर्व प्राप्त करना होगा, फॉर्म भरने से पहले प्राप्त होना चाहिए दोस्तों। इसमें आते दिव्यांगजन, ब्लाइंडनेस, लो विजन, जिसको दिखता नहीं है आराम से, ब्लाइंडनेस दिखता नहीं है, कुछ दिक्कत होती है दोस्तों, उनके लिए है। और दोस्तों इसके हाथ पैर काम नहीं करते, कुछ ऐसी मतलब विकलांग होता है, उनके लिए है दोस्तों ये। दोस्तों फिर चलते हैं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को निर्देश। दोस्तों इसमें भी हमारे को लिए ऐसा कोई योग्यता, शैक्षणिक योग्यता भारत के द्वारा स्थापित मान्य प्राप्त बोर्ड में सेकेंडरी की समतुल्य परीक्षा और देवनागरी मतलब हिंदी आनी चाहिए, राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। जो व्यक्ति पाठ्यक्रम अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ है, सम्मिलित हो रहा है, उनके नियमों के उल्लेखनीय पद के लिए शैक्षणिक योग्यता आवश्यकता सिद्धि, भर्ती के उपयुक्त पदों के लिए आवेदन की पात्रता होंगे वह चयनित एजेंसी के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त का प्रमाण पत्र होगा। मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले लिखित परीक्षा साक्षात 2 चरणों के माध्यम से चयन किया जाएगा।
साक्षात्कार की उपस्थिति होने से पहले लिखित परीक्षा साक्षात्कार चयनित और साक्षात्कार माध्यम से चयन किया जाएगा दोस्तों, मतलब इंटरव्यू होगा। ऐसा मैं सोच रहा, इंटरव्यू नहीं होगा दोस्तों। और दोस्तों इसमें चयनित एजेंसी द्वारा अपेक्षित आहुति परीक्षा तिथि के अर्जित कर लेने के सबूत प्रस्तुत करना होगा। बोर्ड द्वारा उक्त पदों के लिए चयन परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। दोस्तों इसके अंदर हमें चयन पहले परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा, फिर साक्षात्कार होगा, मतलब इंटरव्यू। स्पष्टीकरण स्पष्ट किया जाता है कि संविधान के लिए वे अभ्यर्थी उपयोग कर सकते हैं जो आवेदन पात्रता अंतिम दिनांक पद वांछित की योग्यता की परीक्षा के अंतिम वर्ष में प्रवेश ले चुके हैं, उसे समस्त परीक्षा के दिनांक क्षेत्र के अर्हता अर्जित करना अनिवार्य है। परीक्षा की तिथि के पश्चात अर्जित मान्य नहीं होगी ऐसा अभ्यर्थी। जो दोस्तों में कई बार हम फाइनल या सेकेंड ईयर कर रहे हो तो उसके फॉर्म फिल कर देते हैं, फिर हमारी एग्ज़ाम है तो उसमें हम एग्ज़ाम की स्थिति दर्शानी होगी। जो जैसे MA कर रहा है, BEd कर रहा है तो 2 साल के थे दोस्तों, ऐसे में मतलब जो कोई IIT वाईटीआई जो भी कर रखा है उनके लिए। अब दोस्तों अन्य योग्य जिसमें पद स्वास्थ्य पशुचरित के पदों के लिए भर्ती के उम्मीदवार को अच्छे मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। वह ऐसा किसी मानसिक और शारीरिक दोष मुक्त होना चाहिए। पशुचरित परिचर के रूप में कर्तव्य और कुशल की पालना बाधा डाल सकता है। चयनित कर लिया जाता है तो इसके लिए अपने आरोग्य प्रमाण पत्र के उप जिला चिकित्सा अधिकारी स्वास्थ्य मेडिकल जूरिस्ट के हस्ताक्षर प्रस्तुत करना होगा जिसे जिले के सामान्य निवास का करता हो। दोस्तों चरित्र सेवा में सीधी भर्ती के आवेदन के चरित्र ऐसा होना चाहिए कि पशु परिचर के पद के नियुक्ति के लिए योग्य हो। उसे सदा चरित्र के प्रमाण पत्र ऐसे विश्वविद्यालय स्कूल कॉलेज जहाँ से अंतिम शिक्षा प्राप्त की हो प्रदान के प्राचार्य या शिक्षा अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत करना होगा। ऐसे 2 उत्तरदायी व्यक्तियों का प्रमाण पत्र प्रस्तुत होना जो आवेदन पत्र के 6 महीने के पहले का ना हो और अभ्यर्थी के रिश्तेदार का दिया हुआ प्रमाण पत्र नहीं चलेगा। अब इसमें क्या होना चाहिए, राष्ट्रीय भारत का नागरिक होना चाहिए, नेपाल का प्रजनन हो या भूटान का प्रजनन हो। ऐसे तिब्बती शरणार्थी को 1962 के बाद में भारत के रूप में स्थायी बसने का विचार से आए थे। वो भारत के मूल व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से बसने के विचार से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीका, कीनिया, युगांडा और संयुक्त तांजानिया के भूतपूर्व टांगेनिया के जंजीर, जमावा, मालवी, जेर और इथियोपिया के भारत के स्थानांतरण कर लिया हो। परंतु शर्त यह है कि गृह के संबंधित प्रार्थी को भारत सरकार गृह और न्याय विभाग द्वारा प्रबंधित करें। आवेदन की 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष हो जाना चाहिए। 1 जनवरी 2024 को 40 वर्ष तक होना चाहिए, ऊपर कोई छूट नहीं है। दोस्तों इसके दे रखा है, आराम से देख सकते हो और आप भी देख सकते हो, मैं धीरे धीरे शिफ्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों इसमें अधिकतम अनुसूचित को मतलब अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक वर्ग के रूप में कमज़ोर वालों को 3 साल की, सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 5 साल की छूट मिल रही है दोस्तों। और अन्य सूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाओं के लिए, महिला अभ्यर्थियों के लिए 10 साल के राजस्थान के मूल निवासी 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। दोस्तों इसमें हमारे कोई इम्पोर्टेंट NCC कैंडिडेट को प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त वरना अधिकतम आयु के द्वारा NCC में की गई सेवा काल अवधि के बराबर छूट दी जाएगी। यदि प्रमाणिक आयु की विहित अधिकतम आयु से 3 वर्ष अधिक न हो तो उन्हें विहित आयु का साझा जाएगा। दोस्तों पेंशन, नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को राज्य सरकार पेंशन योजना लागू होगी। दोस्तों इसमें पेंशन योजना भी मिलेगी, पेंशन मिलेगी। विवाह पंजीकरण, जिसने शादी की हो उसको विवाह पंजीकरण की जारी करना होगा, किस दिनांक विवाह हुआ था। पंजीकरण शुल्क के ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने दोस्तों 13/10/2000 से 11/11/2023 तक रात्रि 23:59 तक जमा करा सकते हो आप। फिर दोस्तों उसके बाद में वेबसाइट बंद हो जाएगी और आप पे लेट हो जाएगी। दोस्तों परीक्षा का मुहैया दिनांक, दोस्तों अप्रैल या जून में परीक्षा के पहले ही पता बता दिया है, अप्रैल या जून में परीक्षा करवाई जाएगी, परीक्षा केंद्र में पर करवाई जाएगी और विज्ञप्ति प्रेस के लिए माध्यम से अलग से दे दी गई है। प्रवेश पत्र, दोस्तों प्रवेश पत्र के लिए
बोर्ड द्वारा डाक से कोई भी प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। ऑनलाइन मतलब आजकल वेबसाइट पर दोस्तों ईमेल वगैरह पे या फिर मैसेज मोबाइल पर मैसेज आता है दोस्तों। अनुपित प्रमाण पत्र दोस्तों, सभी आवेदकों के पहले ही से सरकारी नौकरी है तो उन्हें उपक्रमों के लिए आवेदन नियुक्ति के लिए नियोक्ता परीक्षा के लिए पूर्व लिखित सूचना करनी होगी। भाई पहले से वो नियुक्ति या किसी जॉब में लगा हुआ है। नियुक्ति अयोग्य, किसी भी ऐसे पुरुष जिसे आवेदन एक से अधिक जीवित पत्नी हो चयनित किए जाने वाले नियुक्ति पत्र को नहीं माना जाएगा। दोस्तों जब भी हम एक से अधिक पत्नी रखता है उसको बाहर कर दिया जाएगा। किसी महिला का आवेदन जैसे पुरुष से विवाह किया है, जिससे पहले पत्नी जीवित है, पत्नी मतलब किसी का पति या पत्नी जीवित है और वो दूसरी शादी कर लेता है दोस्तों, तो उसके लिए उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। दोस्तों इसमें तो हमको आवेदन कैसे करें दोस्तों, आवेदन करते समय सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए, हस्ताक्षर वगैरह सब कुछ आराम से लगाना चाहिए। अब दोस्तों इसमें फ़ोटो और हस्ताक्षर स्कैन अपलोड करें, फ़ोटो अपलोड करें। फ़ोटो हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं होने पर आवेदन अस्वीकार कर लिया। आवेदन की न्यूनतम 6 माह की पुरानी फ़ोटो अपलोड करनी है। मोबाइल व अन्य स्वयं रचित फ़ोटो का उपयोग नहीं करें। दोस्तों हम कई बार मोबाइल से फ़ोटो खींच के डालते हैं, उनका प्रयोग नहीं करना है दोस्तों। फ़ोटो में आवेदन के चेहरे में कम से कम 50% जगह घेरनी चाहिए। पृष्ठभूमि सफ़ेद व हल्के रंग की होनी चाहिए। आवेदन के चेहरे पर सिर किसी भी कपड़े या बाल से ढका नहीं, बाल मतलब किसी भी प्रकार से नाक कान ठोड़ी मतलब आराम से दिखना चाहिए दोस्तों। यदि चश्मा पहनते हो तो फ़ोटो खिंचवाते समय चश्मे पहन सकते हो। चश्मे की चमक नहीं होनी चाहिए, चश्मा की चमक नहीं होनी चाहिए दोस्तों, फ्लैश नहीं होने चाहिए चश्मे के लेंस पर। आवेदन की फ़ोटो के अलावा दोस्तों ये तो ये मित्र वाला ऑटोमेटिक कर देगा, जो भी मित्र वाला होगा। अब दोस्तों हम चलते हैं इसके फॉर्म ये जमा कराने की। अब दोस्तों इसके अंदर आते हैं, परीक्षार्थी को निर्धारित तरीके से 100 रुपये शुल्क जमा करवाना अनिवार्य है। वह अतिथि आमंत्रित करने हेतु जारी करने वाली विज्ञप्ति बताइए दोस्तों। परीक्षा देने के लिए आते समय रेलवे बस की छत पर पायदान पर यात्रा नहीं करें। अन्य ध्यान रखें, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, रास्ते तोड़फोड़, लूटपाट, हुड़दंग, पत्थरबाज, आगाजनी, महिलाओं के साथ छेड़खानी करने पर अनुशासन बनाए रखना चाहिए दोस्तों। चलते हैं दोस्तों हम ऑनलाइन आवेदन की हो गई दोस्तों, सबमिट करने के अनुसार सूचनाओं को होगा श्रुति लेखन दोस्तों। इसका अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रमाण पत्र। चलते हैं दोस्तों हम इसके आगे आवेदन की गलत सूचना के संशोधन। अब दोस्तों आता है इसका रिटर्न। अब दोस्तों इसका रिटर्न होगा 150 नंबरों का 3 घंटे के लिए, भाग ए और भाग बे। तो दोस्तों इसमें 3 घंटे की अवधि रहेगी, 2 भागों में एग्ज़ाम होगी। पहले भाग में 105 पर्सन होंगे, बे भाग में 45 पर्सन, मतलब 2 भाग हो गए, इसमें 150 नंबर होंगे, 3.5 घंटा का टाइम है। अब दोस्तों इसमें अलंकार 150 पर्सन होंगे, अधिकतम पूर्णांक 150 होंगे, सही पर्सन के 1 अंक दे हो गए। अगर गलत पर्सन काट लिया तो 0.25 नंबर काटे जाएंगे, मतलब कि 1/4 माइनस मार्किंग है दोस्तों। प्रश्न पत्र का न्यूनतम 40% नंबर लाना, मतलब कि 40 नंबर तो लाना अनिवार्य है। परीक्षा के मानक स्तर सेकेंडरी होगी, मतलब 12 के पास से होगी। अब दोस्तों इसमें है 70%। राजस्थान राज्य विशिष्ट संदर्भ के माध्यमिक स्तर के सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला, सामयिक विषय आदि समाविष्ट के वस्तुपूरक प्रकार के प्रश्न होंगे दोस्तों। मतलब जो राजस्थान के क्वेश्चन होंगे गणित विज्ञान को छोड़कर, वो राजस्थान का क्वेश्चन होंगे इसमें। फिर दोस्तों बे भाग आता है, इसमें हमें जो पशुपालन के होते हैं, जो जैव विविधता होती हैं, उनके बारे में बताया जाएगा दोस्तों। तो बताते हैं दोस्तों, पशुपालन संबंधी निम्न बिंदु के जिससे ज्ञान, सामान्य ज्ञान, जिसमें प्रदेश के पशुओं की प्रमुख देसी नस्ल, कृत्रिम गर्भधान, बधियाकरण, संकर प्रजनन, दुग्ध श्रवण काल, स्वच्छ दूध उत्पादन, पशु के कुक्कुट प्रबंधन, जैविक अपशिष्ट का निरस्तन, संतुलन आहार, पशु आहार, चारा फसल, चारा
चरगाह विकास, स्वास्थ्य एवं बीमार पशुओं की पहचान, पशुओं के अंत और बाह्य परजीवी की रोग, पशुओं का टीकाकरण, पशुधन प्रसार, भेड़ बकरियां का स्वास्थ्य कैलेंडर, ऊन, मांस, दूध व अंडे का देश व राज्य में उत्पादन की स्थिति। दोस्तों मतलब काफ़ी चीज़ हैं। डेयरी विकास की गतिविधियों में पशुपालन के विभाग बोर्ड के द्वारा जारी किया है। दोस्तों हमारी 22 टॉपिक कंप्लीट हो गए दोस्तों। तो दोस्तों बने रहिए राकेश सर यूट्यूब चैनल में, आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों हमारे। दोस्तों फिर भी मैं एक बार आपको इसके बारे में बता देता हूँ। 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष का होना ज़रूरी है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, बने रहिए राकेश सर यूट्यूब चैनल में, आपका हार्दिक स्वागत है। जय हिंद, जय भारत।